ये प्रश्न पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसकी पूरी फुल गारंटी है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न पेपर में जरूर आएंगे, और ये प्रश्न पेपर में नहीं आए ना तो सचमुच अपनी लुगाई को मैं तलाक दे दूंगा। ठीक है, भले ही मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन अपनी लुगाई को मैं तलाक दे दूंगा। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ता तभी, क्योंकि बच्चों पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मध्य प्रदेश राज्य एमपी मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे कक्षा 10वीं में है, कक्षा 10वीं में है, आपकी जो परीक्षा होने वाली है 18 फरवरी से, ठीक है 2022, 18 फरवरी से आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रश्न पेपर में आना ही आना है, पूरी फुल गारंटी है। क्योंकि ये यहाँ पर जो आपको 12 प्रश्न दिख रहा है, ये पूरे के पूरे 12 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। एमपी बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक लॉन्च किया है उसी प्रश्न बैंक के ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए, इन प्रश्नों को आप रट लीजिए। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कापी लेकर के बैठिए, कापी और पेन आपको लेकर के बैठना है, तो ही आपका वीडियो देखने का कोई मतलब निकलेगा। अगर आप इसको लिखोगे नहीं तो फिर आप वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि वीडियो देखने का फिर आपको कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। इसलिए कापी और पेन लेकर के बैठिए। आपको ये 12 के 12 आपके जो प्रश्न है, ठीक है, ये 12 के 12 प्रश्न आपको यहाँ पर समझना है। समझने के बाद फिर उसको अच्छे से सुनना है। सुनने के बाद फिर इसके आंसर आपको कोई गाइड में नहीं मिलने वाले। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि क्वेश्चन बैंक और पेपर में जेई आना है, पेपर में जेई वाले प्रश्न आना है, कोई गाइड में इसके उत्तर नहीं मिलेंगे। इसके उत्तर मैंने खुद बनाया हूँ, बुक से ढूंढ ढूंढ करके, बहुत मुश्किल लगी है, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो तैयार किया गया है और फ्री में आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ इसी बात पर। और इसी के प्रश्न पूरे पेपर में आना, पूरी फुल गारंटी, क्योंकि प्रश्न बैंक आपका जो क्वेश्चन बैंक आया है कक्षा 10वीं क्लास के बच्चों का जो क्वेश्चन बैंक है उसके ये प्रश्न है। तो भैया आप लोग तैयार होकर के बैठ जाइए, कापी बना लीजिए एक, है ना। मैंने पहले बोल दिया था आपको कापी बनाना है सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक की, और उसमें आपको लिखते चलना है ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आ सको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम समझने वाले, देखिए आप यहाँ पर हम समझने वाले, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। दूसरा प्रश्न है, संसाधन के अतिदोहन से उत्पन्न कोई दो समस्याएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने कोई दो उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है। अगला प्रश्न है, मृदा के निम्नीकरण से क्या आशा है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मृदा निम्नीकरण को दूर करने कोई दो उपाय लिखिए। अगला प्रश्न आपका है, मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, चादर अपरदन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर में कोई दो अंतर लिखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए दो प्रयास लिखिए। अगला प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। स्वामी विवेक आधार पर संसाधन की लिखी है ना। ये अध्याय आपका हो गया खत्म। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ना है, आपका जो प्रश्न आएगा इसी के अंदर का आएगा। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। आपकी जो बुक है समकालीन भारत 2 अध्याय संसाधन एवं विकास। इसका पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, क्लास 10 सोशल साइंस। ठीक है, इसको यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देखोगे, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ आप देख सकते हो, जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो नदी जो बहा करके लेकर के आती है मिट्टी को, उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से हुआ। जब नदी बहती है, नदी बह करके जब बालू कंकड़ पत्थर लेकर के आती है, उपजाऊ मिट्टी को बहा करके लेकर के आती है, तो जो निक्षेपण होता है उसके निक्षेपण से जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और जहाँ जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, मतलब कई प्रकार की फसलें यहाँ पर उगती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे अधिक, है ना। ठीक है, बहती हुई नदी, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहती हुई नदी के द्वारा बहाकर लाई गई कंकड़ पत्थर बालू अवसाद आदि से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, बहती हुई जो नदी होती, बहती हुई नदी के द्वारा बहाकर लाई गई कंकड़ पत्थर बालू अवसाद आदि से किसका निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। बहती हुई जो नदियाँ होती है वो ये इन मिट्टी को बहा करके लेकर के आती है। बहती हुई नदी द्वारा बहाकर लाई गई कंकड़ पत्थर बहाकर लाई गई कंकड़ पत्थर बालू अवसाद का आदि जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। आदि से जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ है।
तो हमारा प्रश्न आप इसको लिख लीजिए, आप इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, कापी में नोट कर लीजिए, क्या पता वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आपका जाए। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से हुआ, बहती हुई नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कंकड़ पत्थर बालू अवसाद आदि से जलोढ़ मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न कोई दो समस्याएं लिखिए। जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर कोई भी संसाधन हो, जब इन संसाधनों का अति दोहन किया जाता है, मतलब कि ज़रूरत से अधिक मात्रा में जब इनका हम उपयोग कर लेते हैं, तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। संसाधनों के अति दोहन से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसको हम समझेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई दो समस्याएं लिखिए। तो संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न समस्याएं निम्नलिखित है। अब देखिए पहला, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों कहते हैं ऐसे संसाधन जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और जो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल, अगर जमीन के अंदर पेट्रोल की एक निश्चित मात्रा है, अगर ज़मीन के अंदर का हम सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर लेंगे तो वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा और उसके दोबारा बनने में फिर अरबों साल का समय लगता है। जैसे कोयला हो गया, कोयला भी ज़मीन के अंदर एक निश्चित मात्रा में वो भी समाप्त हो जाता है। अनवीकरणीय संसाधन का दोहन करने से ये संसाधन कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं, है ना। अगर अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनका अगर आप दोहन करोगे तो दोहन करने से क्या होता है, ये कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं एवं उनके बनने में कई वर्षों का समय लगता है। फिर दोबारा इन संसाधनों के बनने में कई सालों का, कई वर्षों का यहाँ पर क्या लगता है, समय लगता है। अनवीकरणीय संसाधन का दोहन करने से ये संसाधन कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं एवं उनके बनने में कई वर्षों का क्या लगता है, समय लगता है। अगले यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन से, जब प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका यदि हम बहुत दोहन करेंगे तो इन संसाधनों की कमी हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है, वनों का नाश होता है एवं कई सारी प्राकृतिक समस्या उत्पन्न होती है ना कि नहीं, है ना। इनका दोहन से, अगर कोयला, पेट्रोलियम आदि संसाधनों का अधिक दोहन से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आप ये भी लिख करके आ सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो आप इसका उत्तर यहाँ पर नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है इसका, आप है ना इसका उत्तर लिख लीजिए, ये है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका, मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी जब बह जाती है, मिट्टी का जब कटाव हो जाता है और मिट्टी जब खराब हो जाती है तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन कैसे रुकेगा? मृदा अपरदन को रोकने के दो उपाय निम्न है। पहला, वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना। अगर बच्चों आप अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे, अगर आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओगे तो वृक्ष के लगाने से क्या होगा, वृक्ष की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध करके रखती है और मिट्टी का कटाव नहीं होगा और मिट्टी बहेगी नहीं और मृदा अपरदन रुक जाएगा। दूसरा, खेतों की ऊंची मेंढ बनाना। अगर आप खेतों की अगर ऊंची मेंढ बनाओगे तो आपके खेत की मिट्टी बह करके दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी और आपका जो खेत रहेगा वो एक प्रकार से समतल रहेगा और खेत के समतल रहने से आपका जो खेत रहेगा उसकी मिट्टी नहीं बहेगी। ठीक है। अगला यहाँ पर लिख सकते हो, ग्रामीण खेतों में चारागाहों का विकास करके। जो गांव के जो खेत होते हैं उन गांव के खेत में, उन ग्रामीण खेतों में आप चारागाह का विकास कर लीजिए तो उससे भी आपकी मिट्टी नहीं बहेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन बैंक का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं। मैं आपका भैया अमन साहू आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 से एजेंडा 21 क्या है? ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? तो देखिए, एजेंडा 21 यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक प्रकार की घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूनिसीड, है ना, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो एजेंडा 21 क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हो, एजेंडा 21 एक प्रकार की घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है? एक प्रकार की घोषणा है। जैसे कि नेता लोग घोषणा करते हैं ना, उसी प्रकार एजेंडा 21 क्या एक प्रकार की घोषणा है जिसे 1992 में, कब की? 1992 में ब्राज़ील का शहर, जैसे कि हमारे भारत देश का शहर होता है उसी प्रकार ब्राज़ील का शहर, और उस शहर का नाम क्या है? रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील के शहर का नाम है रियो डी जेनेरो।
में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे देश के लोग आए थे और वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूनिसेड, UNCED, यूनिसेड के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष जितने भी वहाँ पर देश आए थे उन सारे के सारे देशों को राष्ट्राध्यक्ष ने स्वीकृत किया था। अब देखिए क्या क्या इसमें क्या क्या हुआ था। देखो इस सम्मेलन में पहला पॉइंट ये है, इसका उद्देश्य मतलब एजेंडा 21 का जो उद्देश्य था क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। भूमंडलीय मतलब कि भूमंडल का, सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार, पोषणी का मतलब होता है पोषण देने वाला, विकास हासिल करना है। एजेंडा 21 का पहला उद्देश्य ये है कि भूमंडलीय जमीन का सतत पोषणीय विकास हो। दूसरा, यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हित, सबको बराबर बराबर हित होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पारस्परिक आवश्यकताओं, सबकी जितनी भी आवश्यकता है पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार, जिस हर व्यक्ति की सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, किसके द्वारा, पूरे वर्ल्ड के सहयोग के द्वारा, पूरे विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण को जो क्षति हो रही है, निर्धनता, भारत जो निर्धनता फैल रही है, और रोगों का मतलब होता है जितने प्रकार के जो रोग है, जितनी बीमारी फैल रही है उन सब से निपटना है, उसी को बोलेंगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब होता है कि ये कार्य सूची है जिसके अंदर समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा सारा पूरी दुनिया सहयोग करेगी, और जितनी भी पर्यावरण को क्षति हो रही है, जितनी भी गरीबी व्याप्त है पूरे कई सारे देशों में, और जितने प्रकार के रोग फैलते, कोरोना वायरस महामारी, कई प्रकार के रोग फैलते हैं, उन सबको दूर करना है। उसके लिए घोषणा की गई है, एक योजना बनाई गई है, उसको हम एजेंडा 21 कहते हैं। तो उसका भी आप आंसर यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। हर एक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है, और अगला प्रश्न आपका मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, आपको इस आंसर को आपको लिखना है। एजेंडा 20 मतलब मृदा निम्नीकरण को दूर करने के 2 उपाय लिखिए। मृदा निम्नीकरण, ठीक है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, आपका यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए मृदा निम्नीकरण, यहाँ पर हम देख लेंगे इसको, मृदा निम्नीकरण को। मृदा निम्नीकरण मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि, मानव जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहा है, मानव कहीं सीमेंट बना रहा है, सीमेंट से रोड बना दिए, रोड बनने के बाद वहाँ की जमीन खराब हो गई, फिर वो है ना, वहाँ पर कुछ उगेगा नहीं उगेगा ना। तो मानव जितने भी क्रियाकलाप कर रहा है उससे न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुँचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को बल भी मिल रहा है। ठीक है, तो मानव जितने प्रकार के जो क्रियाकलाप करता है, मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप से भूमि को तो नुकसान होता ही है, भूमि का निम्नीकरण तो हो ही रहा है ना। और भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले जितने प्रकार की जो प्राकृतिक ताकत है, उन प्राकृतिक ताकतों को क्या मिल रहा है, उन प्राकृतिक ताकतों को बल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी है ना मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी प्राकृतिक ताकत है, उन प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। निम्नीकृत का मतलब होता है भूमि की क्वालिटी पूरी डाउन हो चुकी, बंजर हो चुकी है, अब वहाँ पर कुछ नहीं उगने वाला, खराब हो चुकी है। इससे लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% जल क्षेत्र अपरदित है। 56% जमीन में मतलब कि पानी है, तालाब है, समुद्र वगैरह है, तो वहाँ पर भी खेती नहीं हो सकती है। और शेष क्षेत्र लवड़ी और छाड़ी है, और शेष भूमि लवड़ वाली और छाड़ वाली भूमि है, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है ना। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनों की कटाई कर देना, वन का सत्यानाश कर देना, उससे फिर वहाँ की ज़मीन फिर कुछ काम की रहती है, नहीं रहती है। अति पशुचारण, अगर किसी ज़मीन पर अगर बहुत ज़्यादा गाय बैल चरती है, किसी ज़मीन पर अगर बहुत ज़्यादा पशु का चारण होता है, बहुत ज़्यादा गाय चराई जाती है, तो अत्यधिक पशुचारण होने से, बहुत अधिक मात्रा में गाय के चराने से भी क्या होता है, वहाँ की ज़मीन खराब हो जाती, बंजर हो जाती, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है।
खनन, खनन का मतलब होता है खुदाई करना, जमीन खुदाई करके वहाँ से कोयला निकालना, ये निकालना वो निकालना, इससे भी भूमि खराब हो जाती है और इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, में मुख्य भूमिका निभाई है। अब यहाँ पर देखिए इसी के आगे है ना, भूमि के निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। अब भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उस समस्या को हम दूर कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। भूमि, यहाँ पर देख लीजिए, भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है, भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। अब भूमि का जो निम्नीकरण है उस समस्या को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या को हम दूर कैसे करेंगे, तो देखिए भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई उपाय है। भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, भूमि जो बंजर हो जा रही है, जमीन जो खराब हो जा रही है, उसको सुलझाने का कई सारे क्या होते हैं, उपाय होते हैं। वनारोपण, वनारोपण कहाँ पर जंगल लगाना है और चारागाह कहाँ पर हमको चारागाह बनाने का उचित प्रबंधन इसमें से कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण को नियंत्रित करना, कहीं पर भी पशु न चरने लग जाए, है ना, और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भूमि कटाव का रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में कर सकते हैं। जो सूखे हुए क्षेत्र होते हैं, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो रेतीले जो टीले होते हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो तो वहाँ की मिट्टी उड़ करके कहीं जाएगी नहीं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, जो बंजर भूमि है वहाँ पर उचित प्रबंधन करो, है ना। खनन नियंत्रण, जितने भी खनिज है उनका नियंत्रण करो। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करो। कई बार क्या होता है कि जो उद्योग फैक्ट्री से निकले हुए जो केमिकल होते हैं, उद्योग फैक्ट्री से निकलने वाले जो जल होते हैं वो खेतों में मिला दिए जाते हैं, जमीन कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, नदी में बहा दिए जाते हैं, जिससे ज़मीन के अंदर जिससे ज़मीन जहरीली हो जाती है और ज़मीन के जहरीली होने से वहाँ पर फिर कोई फसल नहीं उग पाती है। ठीक है ना। तो उसको भैया उसको पहले परिष्करण करो, उसके बाद फिर उसको विसर्जित करो। जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थलीय मृदा की कोई विशेषताएं लिखिए। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी। रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी को हम कहेंगे मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मृदा, मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी, कई सारे लोग मिट्टी में टट्टी कर देते हैं तो वो उनको भी भगाओ सारे लोग को, है ना कि नहीं, सुबह सुबह, है ना। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, नींद आ रही मेरे को ना, देखो ना यहाँ पर देखिए देखो ना, सॉरी सॉरी सॉरी। मरुस्थली मृदा, मरुस्थली का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान जहाँ पर रेती रेत होती है वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, रेती रेत होता है, रेगिस्तान पाया जाता है पूरा, उसी को मरुस्थली मृदा कहते हैं। उसकी दो विशेषताएं देखिए। तो ये मिट्टी कहाँ पर होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। पश्चिम भारत का जो पश्चिम एरिया है, पश्चिम एरिया मतलब अब आप भारत देश के नक्शा में आप राजस्थान देखना, है ना, राजस्थान। पधारो मारे देश रे केसरिया बालमा आओ नी पधारो, तक तकड़ी तक टिक तक तक तकड़ी धक दिन तक दिन तक गाच गदिंग। तो देखो भैया, तो जो राजस्थान है, राजस्थान को हम पश्चिम एरिया बोलेंगे। तो वहाँ पर रेत उड़ करके आई और रेत आकर के वहाँ पर जमा हो गई, है ना। ये जो मिट्टी होती है मरुस्थली मिट्टी, है ना, रेगिस्तानी मिट्टी, है ना, जो कोई काम की नहीं होती वहाँ पर, मतलब कोई ऊँट वगैरह चलते रहते हैं ना, है ना। आपके दिमाग में चित्र बन गया होगा वैसे राजस्थान का, है ना। तो ये मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर, कच्छ का जो रन है, कच्छ का जो एरिया, कच्छ का जो रन, गुजरात कच्छ का जो रन है, वहाँ से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क जो प्रदेश है वहाँ पर आकर के क्या हो गई है, भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आकर के जमा हो गई है। दूसरा, ये बालू, बालू का मतलब होता है रेत, रेत प्रधान मिट्टी है। यहाँ की ये जो मिट्टी होती है बालू प्रधान मतलब रेत प्रधान मिट्टी है, जिसमें बालू के कण मोटे होते हैं। और उसमें बालू के कण कैसे होते हैं, मोटे मोटे कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, मोटे मोटे, बालू के कण बच्चों मोटे मोटे होते हैं। ये एक प्रकार की बालू प्रधान मिट्टी है। कौन सी प्रधान मिट्टी है, बालू प्रधान मिट्टी है, जिसमें बालू के कण कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। अगला आप देख सकते हो, इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो मिट्टी होती है इसमें नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नमक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इस मिट्टी में। ठीक है,
अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें नमी कम रहती है, इस मिट्टी में नमी बहुत कम रहती है, मतलब पानी ठहरता ही नहीं, पूरा रेत का रेत रहता है, और वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं। किंतु सिंचाई करने पर, अगर इस पर सिंचाई की जाए, सिंचाई करने पर ये उपजाऊ हो जाती है, और मतलब फसल वगैरह यहाँ पर हम उसमें उगा सकते हैं, उगाई जाती है, किंतु सिंचाई करने पर उपजाऊ हो जाती है। इसका अगर हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करने पर ये मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका यहाँ पर है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। चादर अपर्दन, चादर अपर्दन किसे कहा जाता है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, चादर अपर्दन। चादर, तो कई बार क्या होता है बच्चों की, जो पानी जो होता है, पानी नदी में बहता है ना, ठीक है। और जब नदी बहती है तो नदी में बहने से क्या होता है बच्चों, नदी के बहने से ये होता है कि जो नदियाँ जो होती है वो मिट्टी को बहा करके ले जा लेती है, और जब मिट्टी को बहा करके ले जाती है तो फिर मृदा का अपरदन हो जाता है, मतलब मृदा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो मृदा के अपरदन होने से वहाँ पर क्या होता है, चादर अपरदन कहते हैं। आप देख सकते हो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कई बार जो पानी होती है, वो नदी जो होती है वो बहुत बड़ी जो ढाल को ढक लेता है और नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में मृदा घुल जाती है और मिट्टी घुल करके जमीन के जल के साथ बहने लग जाती है। मिट्टी पानी में घुल जाती है और मिट्टी पानी में घुलने के बाद जल मतलब पानी के साथ बहने लग जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं, ठीक है, चादर अपर्दन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चादर अपर्दन कहते हैं। इतने बस आपको लिखना है, बाकी पवन अपर्दन नहीं आएगा पेपर में, चादर अपर्दन है ना। तो आप लिख सकते हो, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में मृदा पानी में घुल करके उसके साथ बह जाती है। इससे भैया पूरी की पूरी जो मिट्टी की जो चद्दर होती है, पूरी की पूरी खसक करके मिट्टी की चद्दर आगे बह जाती है, इसलिए इसको हम चादर अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपको बांगर और खादर में दो अंतर लिखिए। बांगर और खादर में दो अंतर आपको लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ की फोटो आ गई इनकी, दाई का छूत। ये देखिए आपका यहाँ पर ये प्रश्न है, आपका प्रश्न बच्चों बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो बांगर और खादर में अंतर निम्नलिखित है। देखो बांगर, बांगर किसको बोलेंगे, बांगर 2 नंबर का आएगा तो आप 2-3 पॉइंट आप लिख करके आ जाना। बांगर किसको बोलेंगे, पुराने जलोढ़ अवसाद, जो पुराने के जो पुराने जो नदियाँ बहुत पुरानी होती है, ऐसी नदियाँ जो कई साल पुरानी होती है, और बहुत पुरानी पुरानी जो नदियाँ होती है, और नदियाँ कई सालों से मिट्टी ला करके जमा करती है, और कई हजारों सालों से वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, आइट साइड नदी के आइट साइड पहाड़ बन जाते हैं, जो जलोढ़ अवसाद होते हैं। जो पुराने पुराने बांगर होते हैं पुराने, और खादर होते हैं नए, नए यानी नवीन, है ना। तो बांगर किसको बोलेंगे, पुराने जलोढ़ अवसादों के, पुराने जो जलोढ़ अवसाद होते हैं उसके जो निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार, उच्च मतलब ऊंचे वाले जो भू आकृति होती है, उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। और खादर किसको बोलते हैं, बाण की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, बाण की जो नई वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, नई नई जलोढ़ मिट्टी, उससे निर्मित निचले भाग को खादर कहा जाता है। दूसरा, बांगर बहुत पुराने होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं, है ना, तो ऊंचाई के कारण बाण का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है ना कि नहीं। तो ऊंचाई के कारण बाण का जल बांगर तक नहीं पहुँच पाता है। और खादर, है ना, खादर क्या होता है, ये संपूर्ण भाग बाण का मैदान होता है। खादर का जो संपूर्ण भाग होता है वो किसका मैदान होता है, बाण का मैदान होता है, ठीक है। बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ की बहुलता होती है ना, जिससे आर्द्रता कम होती है और बांगर की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। जबकि खादर के में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर में क्या पाई जाती है, खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर में कैसी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ भी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अरे यार, अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहां पर आपका बच्चों देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 प्रयास लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका आंसर मुझे बुक में बड़ी मुश्किल से मिला, कोई गाइड में नहीं है, इसका आंसर पेपर में आ भी सकता है, ठीक है, तो बुक में मिला, आप देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 प्रयास लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरी दुनिया के स्तर पर संसाधन को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कोई 2 प्रयास यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, इसका आंसर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की जो वकालत थी 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात मतलब इसके बाद 1974 में सुमे सर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के में मूलाधार योगदान किया गया है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत की, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत की और संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक की ओर से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील द्वारा आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा हुआ था। आप एजेंडा 21 वाला आंसर भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। एजेंडा 21 वाला आपका जो आंसर है आप उसको भी लिख सकते हो इसी के अंदर, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। अगला प्रश्न बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो मैंने इसका पहले मैंने जो आपका आंसर लिखवाया था वही आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो आप देख सकते हो इसका आंसर यहाँ पर जे है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो आपके जो निजी व्यक्ति के होते हैं ना। संसाधन निजी व्यक्तियों को स्वामित्व में भी होते हैं। गाँव में बहुत सारे लोग जमीन के स्वामी होते हैं, उनकी खुद की ज़मीन होती है, और बहुत सारे लोग भूमिहीन होते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों और अन्य जायदाद के स्वामी होते हैं। बाग हो गया, चारागाह हो गया, तालाब, कुआं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व में कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो जो निजी जो जमीन इंसान खरीदता है, आपका जो घर है, जो आपका निजी घर है, वो आपका निजी व्यक्तिगत संसाधन में आपका वो आएगा। अगला होता है बच्चों यहाँ पर आपका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अगला है आपका यहाँ पर होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता है वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की है ना शामिलात भूमि, जैसे चारण भूमि हो गया, शमशान भूमि हो गया, तालाब वगैरह हो गया, रोड हो गई, है ना, ये सबके होते हैं ना। और नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक स्थल हो गए, खेल के मैदान हो गए, यहाँ पर कोई भी आकर खेल सकता है। तो ये सामुदायिक वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सामुदायिक होते हैं। अगले आपके होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र के होते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमा के अंदर की सारी भूमि, भारत की राजनीतिक सीमा जो उसके अंदर की सारी भूमि, 12 समुद्री मील, 22 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, और इसमें पाए जाने वाले संसाधन, ये सब क्या है? राष्ट्र की संपदा है। किसकी संपदा है? राष्ट्र की संपदा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसको नियंत्रित करती है? कुछ होते राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब तो पूरी पृथ्वी के संसाधन है ना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, है ना कि नहीं, तट रेखा से लेकर के 200 समुद्र मील तक की जो दूरी होती है ना, से पर खुले महासागर पर संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। जो समुद्र होता है, समुद्र पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर के बाद का जो किसी भी देश की जो तट रेखा होती है, समुद्र के किनारे की रेखा, वहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री एरिया होता है वो तो उसी देश का होता है, लेकिन उसके बाद का जो समुद्र है वो किसी भी देश का नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है।
तो बच्चों आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया है, आपका चैप्टर पूरा मैंने याद करवा दिया हूँ। आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए, इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, पेपर में प्रश्न आपके आना ही आना है। अब अगले वीडियो में आपका अगला पार्ट पूरा खत्म कर दूंगा मैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।